हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक पूरी कंप्लीट कर ली, यानी हमने लेसन 1 पूरा ख़त्म कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे मैथ की दूसरा चैप्टर जिसको कहते हैं बहुपद। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना मैथ्स का सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं। मैथ का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। बहुपद चलिए शुरू करते हैं। पिछले कक्षाओं में हम बीजगणितीय व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। आप निम्नलिखित बीजीय समीकरणों का गुणनखंड में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, ये फॉर्मूलेज हमने यूज़ किए थे। a+b का होल स्क्वायर, उसको x+y का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। और a-b का होल स्क्वायर, a² - b²। तो ये सारे सूत्रों का प्रयोग हमने पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर्स में किया था, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड का प्रयोग करना है इसमें। ये सारे बीजीय सरल समीकरणाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे बहुपद कहा जाता है, और उससे संबद्ध शब्दावली का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ हम शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय और बहुपदों के गुणनखंड में इनके उपयोग का प्रयोग करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। इनके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सरल समीकरणों का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड करने तथा मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी कि क्या होता है ये हम इसमें जानेंगे आगे कि क्या है शेषफल प्रमेय, क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय क्या होता है, ठीक है। बीजीय सरल समीकरणाएं क्या होती हैं, गुणनखंड क्या होता है, बहुपद क्या होता है। चलो एक पद एक चर वाले बहुपद, चलो समझते हैं बहुपद। सबसे पहले हम याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है, यानी कि ये अक्षरों से एक्स वाई जेड के हम चर बोलते हैं। ध्यान रखिए कि 2x, 3x, -x, माइनस का 1/2x, ये सारे क्या हैं, ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं ये सभी व्यंजक एक अचर इंटू x के रूप में लिखे जाते हैं। अब देखो चर और अचर क्या होता है, यहाँ से इसकी टर्मिनोलॉजी को, यानी इसकी बात को हम समझते हैं कि चर और अचर क्या होता है। तो देखो चर यानी कि जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, ऐसे जो होंगे ना ये चर कहलाते हैं। और इसी जगह पे अगर अचर की बात करें तो अचर क्या होते हैं, अचर जो हमारे नंबर्स होते हैं 1, 2, -3, ठीक है, माइनस का 1/4, ऐसे ही 3, 38, ये सारे जितने भी अंक होंगे, ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे अचर। और जो x, y, z, a, b, c, d आवा सादा जो प्रयोग करेंगे इसके अलावा, उन्हें हम बोलेंगे चर, ठीक है। अचर होते हैं हमारे नंबर्स और चर होते हैं हमारे x, y, z वाले अल्फ़ाबेटिक चीज़ें। चलो आगे समझते हैं क्या है इसमें टर्मिनोलॉजी इसकी कह रही है। आगे कह रहे हैं इसमें कि अब मान लीजिए हम एक ऐसा व्यंजक लिखना चाहते हैं जो कि एक अचर मल्टीप्लाइड बाई एक चर है। एक अचर मल्टीप्लाइड बाई एक चर, जैसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x, 3 क्या है, इसमें से 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है ना। यही तो ये कह रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर हम ऐसे लिखना चाहें एक अचर मल्टीप्लाइड बाई एक चर है, तो हम यहाँ नहीं जानते हैं कि अचर क्या है, अचर क्या है, यानी कि वो संख्या क्या है। तो ऐसी स्थितियों में हम अचर को ABC आदि से प्रकट करते हैं, अतः व्यंजक मान लीजिए AX होगा। जैसे क्या होता है ना, मैंने बताया जैसे ABC भी आपका चर में आएगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन कैसे होगी। देखो x, y, z ही लेते हैं मोस्टली हम अच्छा उसमें चरों में, ठीक है, x, y, z लेंगे। अगर जैसे मान लो कि हमें ये पता है कि किसी संख्या के साथ एक चर मल्टीप्लाइड में है, जैसे x के साथ मान लो कोई संख्या गुणे में है, लेकिन वो संख्या क्या है, तो उसको हम मान लेंगे ABC के फॉर्म में। तो हमने मान लिया कि वो संख्या a होगी, तो a × x करेंगे तो ax हो जाएगा, जिसमें a क्या होगी, वो संख्या होगी, और x तो तुम्हारा क्या एक चर संख्या था, वहाँ पर a क्या हो जाएगा, अचर। तब हम ABCD जो होता है उसको अचर के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं जब हमें संख्या ज्ञात नहीं होती है। अब देखो क्या है, फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर और चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। अंतर होता है ये नहीं कि एक ही, जैसे अब हमने x भी मान लिया और हम जो संख्या नहीं पता उसको भी x मान लेंगे, तब तो x × x x² हो जाएगा, तो अलग बात हो जाएगी ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जो चर है वो अलग संख्याएं लेंगे, और मतलब वो अलग अक्षर लेंगे, और जो अचर लेंगे वो हम अलग लेंगे। चर अचर दोनों को अलग अलग लेना है। फिर एक विशेष स्थिति में अचरों का मान सदा समान बने रहते हैं, अर्थात एक दी हुई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता है। आगे देखो, ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया इसको समझाने के लिए। एक 3 एकक भुजा वाला एक वर्ग लीजिए, ठीक है।
यानी कि एक बराबर भुजा वाला। ठीक है, एक वर्ग लिया जिसकी क्या है 3 लंबाई 3 चौड़ाई सब कुछ 3 है। ठीक है, ये ले लिया। फिर क्या आप इसका परिमाप जानते हैं? तो क्षेत्रफल और परिमाप दोनों अलग अलग चीज़ होती है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है किसी भी आकृति की जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी को हम जोड़ दें, उन सबकी लंबाइयों को जोड़ दें तो वो उसका परिमाप हो जाता है। और उसी जगह पे अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, ये होता है लंबाई चौड़ाई का गुणनफल जो होता है क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है कि उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। 4 भुजाएं तो चारों भुजाओं का, 3 भुजाएं तो 3 भुजाओं का, ऐसे। ठीक है, जो सारी भुजाएं होंगी, बहुभुज है अगर तो उसकी समस्त भुजाओं का जो योग होगा वो होगा उसका परिमाप। चलो, तो ये अब यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 एकक है तो इसका परिमाप क्या होगा 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, 3 को 4 टाइम ऐड करते हैं, या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं 3 कितना हो जाएगा 9, ये 3 3 3 और 3। ठीक है, 3 3 6, 6 और 3 9 और 9 और 3 12, ये टोटल हो गया 12। ठीक, अब ये पूरा आ रहा है 12। अच्छा, हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपने पढ़ा है जैसे 3 अगर 4 बार जुड़ रहा है तो हम इसको 3 × 4 भी तो कर सकते हैं, तब भी तो 12 आएगा। ठीक है, तो हम जब एक ही समान संख्याओं को जितनी बार जोड़ते हैं उतनी संख्या से क्या करते हैं उसको हम गुणा कर देते हैं तो हमारा उत्तर वैसे ही आ जाता है। अगर 3 को हम 3 बार जोड़ रहे होते तो हम 3 × 3 कर देते तब भी सेम आंसर आता है ना। 3 को 2 बार जोड़ रहे होते तो क्या करते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी वही बात आती है। ठीक है, टेबल भी तो ऐसे ही बनते हैं। तो हमने 4 से गुणा कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, ये तभी तो देखो वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 4 × a होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर होंगे तो सीधी बात है उन सबका आपस में जब योग करेंगे तो 4 × a हो जाएगा। फिर यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 एकक परिमाप की हो तब क्या होगा? ये तो 3 का लिया था, अगर 10 का हो तब क्या होगा? तब भी तो सेम प्रोसीजर होगा ना। तो उसका परिमाप 4 × 10 यानी 40 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई x एकक हो। ऐसे ही जब हम x लेंगे, ठीक है, हमने भी संख्या के फॉर्म में देखा, अब हम देखेंगे x y z चरों के फॉर्म में। तो जब x लंबाई होगी तो क्या होगा, तब हम 4 × x करेंगे, है ना। भुजा की लंबाई का क्या है मान x हो जाएगा, तब यहाँ पे 4 × x, तो हमारा क्या आएगा परिमाप 4x आएगा। ठीक है, परिमाप 4x आएगा। अतः आप हम यहाँ पाते हैं कि भुजा की लंबाई में परिवर्तन होने पर परिमाप बदल जाता है। यानी कि लंबाई जब लंबाई x है तो परिमाप 4x हो गया। जब परिमाप 3 था तो मतलब लंबाई 3 थी, भुजा की लंबाई 3 थी तो परिमाप 12 था। जब 10 लिया था तो परिमाप 40 था, है ना। तो क्या होता है जब भुजा की लंबाई जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे उसका परिमाप भी चेंज होगा। अलग अलग वर्ग का परिमाप अलग अलग होता है ना, बात ये है। उसके बाद क्या है, क्या आप पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? पी क्यू आर एस इसी की बात कर रहा है, ये वाले वर्ग का। ठीक है, कह रहा है आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल मैंने बताया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल वर्ग का। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी लंबाई कितनी है x इंटू चौड़ाई कितनी है x, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल x²। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये देखो x × x हो गया x²। अब x² क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, एक बीजीय व्यंजक है। जो x² है वो एक आपका बीजीय व्यंजक है। अब देखो यहाँ से देखो 2x, x² + 2x, x³ - x² + 4x + 7 जैसे अन्य बीजीय व्यंजकों से भी परिचित हैं। ध्यान दीजिए कि आप अभी तक के लिए किए गए सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रही है। इस रूप के व्यंजक को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो बात करने का मतलब क्या है कि ये जितने भी यहाँ पे ये सारे तुमको चर दिए हैं, चर अचर, है ना, ये सारे क्या हैं, ये एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपने सॉल्यूशन भी किया पहले कि x + 2x करेंगे तो क्या हो जाता है ना। तो यहाँ पे x² के फॉर्म में दिया है, x³ के साथ x² है, यहाँ पे 4x सिंगल x है, x की पावर 1 है, तो यहाँ पे अचर संख्या उसके साथ में जोड़ी गई है। तो इस तरीके से इन सभी बीजीय व्यंजकों की क्या है, चर के घात जो है वो एक पूर्ण संख्या है, वो एक पूर्ण संख्या। तो जब चर के घातांक पूर्ण संख्या रहते हैं तो इस रूप को हम एक चर वाला बहुपद यानी कि पॉलीनॉमिनल इन वन वेरिएबल कहा जाता है। तो ये हो गए एक चर वाले बहुपद। अब आगे देखें,
ऊपर दिए गए उदाहरणों में चर x है। उदाहरण के लिए x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 चर x में एक बहुपद है। इसी प्रकार 3y² प्लस 5y चर y में एक बहुपद है और t² प्लस 4 में t में एक बहुपद है। जैसे कि अब देखो क्या है, यानी चर अगर इनमें देखें इस पूरी संख्या में तो चर कौन सी संख्या है, x आपका क्या है, चर है। इसमें देखें तो y चर है ना, y चर है और 5 और 3 क्या है, अचर है, तो y हो गया चर। ऐसे इसमें देखो तो इसमें क्या है, t है आपका चर, है ना। बहुपद x² प्लस 2x में व्यंजक x² और 2x बहुपद के पद क्या कहलाते हैं, वो टर्म्स या पद कहलाते हैं। बहुपद और पद में देखो क्या अंतर होता है। बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुत सारे स्टेप्स हों, जैसे कि x² प्लस 2x का एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसमें एक साथ ये है तो पूरी एक संख्या ना। जैसे अगर हम 3 + 4 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये 3 + 4 लिखो चाहे 7 लिखो, बात तो वही है ना। तो ये क्या है, पूरा एक संख्या है। 3 + 4 क्या है, एक संख्या है। 3 और 4 अलग अलग अंक हैं, लेकिन 3 + 4 एक संख्या है। वैसे x² प्लस 2x क्या है, एक संख्या है, लेकिन इसमें क्या है, दो अलग अलग पद हैं, एक x है एक 2x है। तो इसमें क्या है, दो पद हैं, यानी कि एक से ज़्यादा है तो यानी बहुपद हैं। जैसे हम एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं हिंदी में, तो एक वचन में क्या होता है, सिंगुलर जिसको बोलते हैं ना, सिंगल चीज़, जैसे एक पेन, तो वो क्या होता है, एक वचन होता है। लेकिन कहते हैं मेरे पास बहुत सारे पेन हैं या 2 पेन हैं, तो वो उसका बहुवचन हो जाएगा, है ना। जैसे कि चादर का चादरें हो जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है, यानी बहुत सारे। वैसे एक पद जो होगा वो सिंगल x² या x जो होगा वो एक पद कहलाएगा। वहीं पे जब x प्लस 2x यानी उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाइड या डिवीज़न में कोई चीज़ आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे जब जोड़ घटाने में आ जाएगी तो उसे हम क्या कर लेंगे, बहुपद कहेंगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक पद बहुपद, तो ये होता है बहुपद। अब देखो यहाँ पे तो कितने बहुपद हैं, इसमें व्यंजक x² और 2x बहुपद के पद कहलाते हैं। x² और 2x क्या कहलाएंगे, बहुपद के पद। यानी इस बहुपद के दो पद हैं, एक है x², दूसरा है 2x। इसी प्रकार 3y² प्लस 5y प्लस 7 में कितने पद हैं, 3 पद हैं, अर्थात 3y², 5y और 7 ये तीनों अलग अलग पद हैं। क्या आप बहुपद माइनस का x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2 के पद लिख सकते हैं। इस बहुपद में कितने पद हैं, तो इसमें देखो 1, 2, 3 और 4, इसमें कितने हैं, 4 पद हैं। 4 पद हैं, ये सारे 4 पद हो गए अलग अलग। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक यानी कि कोफिशिएंट होता है। अतः -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2 में x³ का गुणांक माइनस का 1 है। क्यों, देखो मैं बताती हूँ इसमें कह क्या रहा है। जैसे x² का गुणांक और हर जो चर है वो अचर के साथ गुणनफल में होगी जब भी बहुपद है। ठीक है, जैसे कि अब हम पहले पढ़ते हैं x³ जैसे यहाँ पे दिया है, तो ये सिंगल x³ नहीं है, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाइड में है ना, 1 मल्टीप्लाइड में कोई भी अकेला नहीं है चर, उसके साथ कुछ नहीं है, तो एक गुणे में तो है ही ना। x³ बन जाए x³ आ जाएगा, है ना। जिससे 2 बन जाए क्या होता है, 2 ही आता है, मतलब जिस संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं वही तो आ जाती है, यानी x³ है तो वो क्या है। और यहाँ पे लिखा है माइनस का x³, यानी इसके साथ मल्टीप्लाइड में क्या है, -1 × x³ है ना। तो x³ के साथ मल्टीपल में क्या है, -1, यानी x³ का गुणांक क्या है, -1। ऐसे ही देखो दूसरा दे रखा है 4x², ठीक है, तो x² के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 4 × x² क्या होता है, 4x², यानी x² का मल्टीपल क्या है, 4 है, यानी x² का गुणांक क्या है, 4 है। ऐसे ही तीसरा दिया है 7x में क्या है, x का गुणांक 7 है, क्योंकि 7 × x ही तो होता है 7x, तो 7 क्या है यहाँ पे, x का गुणांक हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है x⁻0 का गुणांक -2 है। क्यों, क्योंकि देखो -2 है, -2 के साथ कोई भी x, y, z नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे x⁻0 है। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तो x⁻0 उसका गुणांक क्या है, -2 है। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि स्मरण रहे कि x⁻0 बराबर 1 है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, तभी तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 × 1 = 2 है ना। तो x⁻0 का मतलब क्या है, 1 है। क्या आप जानते हैं कि x² - x प्लस 7 में x का गुणांक क्या है, तो भैया इसमें क्या है, इसमें x की बात कर रहा है, x² की बात नहीं कर रहा है। x का मल्टीपल क्या होगा, -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि x के आगे माइनस लगा है ना, इसलिए -1 × x क्या होता है,
माइनस एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होगा, गुणांक -1 होगा। ठीक है, ध्यान रहे कि 2 भी एक बहुपद है। वस्तुतः 2, -5, 7 आदि अचर बहुपदों के उदाहरण होते हैं। अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है, यानी अगर 0 है, ऐसे टाइप की हम संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, बहुपद लिख रहे हैं, उसमें अगर 0 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। साथ ही जैसा कि उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे कि सभी बहुपदों के संग्रह में शून्य बहुपद का अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि वो अभी हमको नहीं पढ़ना है, वो आगे क्लास में आपको पढ़ना रहेगा कि 0 का बहुपद में क्या इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं। अब आप x + 1/x, √x + 3 और √y + y³ y² जैसे बीजीय व्यंजक लीजिए। क्या आप जानते हैं कि आप x + 1/x बराबर x + x⁻⁻1 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? ये मैंने पहले भी आपको घातांक को करने में और इससे पहले वाले एक्सरसाइज 1.6 में भी बताया था। देखो इसमें क्या होता है, हम 1/x को कैसे लिख सकते हैं, x को ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, x⁻1 लिख देते हैं, यानी कि 1/x को हम x⁻−1 लिख सकते हैं। तो वही तो किया इसने, 1/x को यहाँ पे x⁻−1 लिख दिया, और ये तो x था ही, तो x + x⁻−1 लिख सकते हैं, यानी कि x + 1/x को हम x + x⁻−1 लिख सकते हैं, है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है। यहाँ दूसरे पद x⁻−1 की घातांक क्या है, -1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1 है इसकी घातांक, और जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं आता है, बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। क्योंकि क्या हमने पढ़ा है कि जब संख्या पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, जब किसी चर की घात जो है एक पूर्ण संख्या होती है, जब किसी इसे आप चाहे नोट कर लीजिए, जब किसी चर की घात पूर्ण संख्या होती है तभी वो एक बहुपद होता है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। साथ ही √x + 3 को x⁻1/2 + 3 के भी रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ x की घात 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे हम पहले पढ़ चुके, मैंने बताया कि √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2, ठीक है, x⁻1/2, तो x⁻1/2 है, तो 1/2 क्या होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसे हम पूर्ण संख्या का दर्जा नहीं देते। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सब के बारे में पहले बताया जा चुका है। तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप क्या समझते हैं, √x + 3 एक बहुपद है? नहीं, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। क्या, अब देखो y के जो है अंडर में क्यूब लगा है, ठीक है, √³ + y², क्या ये एक बहुपद है? तो ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है, वो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा बहुपद। आगे देखो, यदि एक बहुपद में चर x हो तो हम बहुपद को px या qx या rx से प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे px क्या है, अगर हम बहुपद को px के फॉर्म में दिखाएं तो px बराबर 2x² + 5x - 3, और qx को हम लिखेंगे x³ - 1, ry हो गया y³ + y + 1, और su है 2 - u - u² + 6u। देखो इसमें समझाने का मेन रीज़न क्या है, इसमें p और x क्या है, तो देखो p आपकी दिखा रहा है एक अचर संख्या दिखा रहा है, जो अचर दिखा रहा है, और x जो है वो चर को दिखा रहा है कि कौन सा चर प्रयोग हुआ है, इसमें x चर प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे x लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे भी x का ही प्रयोग किया गया है सब जगह, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x का यूज़ किया गया, यहाँ पे y चर है तो यहाँ पे y का प्रयोग किया गया, यहाँ पे u चर लिया गया तो यहाँ पे भी u चरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये था इसमें कहने का मतलब। आगे चलते हैं, बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए x⁻150 + x⁻149 प्लस ऐसे ही घटता आएगा, फिर 148, 147, 146, 145, ठीक है, ऐसे करते करते ये x⁻1 तक आएगा, उसके बाद लास्ट में +1 एक अपनी अचर संख्या आ जाएगी। ये क्या है, एक बहुपद है जिसमें कितने पद हैं, 151 पद हैं। कैसे पता, क्योंकि 150 तो यहीं से होंगे, x⁻1 से x⁻150 तक 150 पद ये हो गए, और यहाँ पे 1 के साथ क्या होगा, x⁻0 यानी एक तो यहाँ पे भी पद है ना, तो एक भी तो जोड़ा ही जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 151 पद हो जाएंगे, यानी कि इसमें कितने
पद हैं तो इस बहुपद में 151 पद सम्मिलित हैं। अब बहुपद 2x, 2, 5x3, माइनस का 5x², y और u की पावर 4 लीजिए। तो क्या आप देखते हैं कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, जिसे हम मोनो भी बोलते हैं। ठीक है, मोनोमियल। मोनो मतलब होता है एक, सिंगल, मोनोमियल। तो एक पदी बहुपद कैसे देखेंगे? देखो, जब प्रत्येक बहुपद में केवल एक पद होता है तो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जब बहुपद के प्रत्येक बहुपद का होता है, जैसे कि नीचे दिए गए बहुपदों में ध्यान दीजिए। px बराबर है x+1, ऐसे qx बराबर है x² - x, ry बराबर है y³ + 1 और tu है u की पावर 43 माइनस u की पावर 2। यहाँ प्रत्येक बहुपद में कितने पद हैं? इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 ही पद हैं। सब में 2 दे रखे हैं ना। केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, यानी कि बायनॉमिनल, और उसको मोनोनॉमिनल। अब देखो, मोनोनॉमिनल और बायनॉमिनल में क्या अंतर है? देखो, सिर्फ 2x है, सिर्फ 2x है, सिंगल, ना उसके साथ कुछ प्लस है ना कुछ माइनस है, सिर्फ 2x है। तो ये क्या है? ये एक पदी बहुपद है, एक पदी है। ठीक है, मोनोमिनल है। और यहाँ क्या है? x+1 है या x² - 1, यानी एक इसके साथ प्लस या माइनस में है। तो ये क्या बन जाता है? ये द्विपद बन जाता है, यानी कि बायोनॉमिनल बहुपद बन जाता है। यानी 2 तरीके का बहुपद है, एक पदी है, दूसरा द्विपद है। अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ 2x लिख दिया तो वो एक पदी कहलाएगा, और 2x+1 लिख दिया तो यह द्विपद कहलाएगा। बात समझ में आ गई बहुपद में कि एक पदी और द्विपदी क्या है, बहुपद क्या है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि इसी प्रकार केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद भी कहा जाता है। अब 3 पद वाले भी होता है। ठीक है, जैसे हमने 2x लिखा वो एक पदी हो गया, 2x+1 क्या हो गया? द्विपद हो गया। वैसे 2x+1 + x या 2x + x तो कर नहीं सकते, यानी 2x², एक संख्या स्क्वायर में लेंगे, एक सिंगल लेंगे घात में, है ना, और एक लेंगे अंक, तो वो क्या हो जाएगा? त्रिपद, यानी कि ट्राइनॉमिनल कहा जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है px में के फॉर्म में x + x² + y, तो ये क्या है? ये त्रिपद है, क्योंकि इसमें 3 पद दिए हैं बहुपद के। ऐसे ही है √2 + x - x², ऐसे ही दे रखा है u + u² - 2 और y की पावर 4 + y और +5। तो इसमें 3 पद हैं, तो ये 3 पद वाला बहुपद यानी कि त्रिपद कहलाएगा। अब बहुपद px बराबर 3x की पावर 7 - 4x की पावर 6 + x + 9 को देखिए। इनमें x के अधिकतम घात वाला पद कौन सा है? तो x की सबसे ज़्यादा घात कहाँ है? यहाँ पे x की घात 7, 3x 7 है। पद पूछा है तो पूरा पद बताएंगे, तो 3x की पावर 7 है। इस पद में x की घातांक कितनी है? 7 है। इसी प्रकार बहुपद अगर दूसरा देखें, यहाँ पे x की घात 7 है अधिकतम। अब इसमें पूछो अगर y की अधिकतम घात क्या है इसमें, तो इसमें y की अधिकतम घात क्या है? इस पद में है 5, y की पावर 6 में, और y की घातांक कितनी है? तो वो है 6। ऐसे ही एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमिनल। अब देखो, जितना ही मैंने बताया, एक पदी, द्विपद, बहुपद, त्रिपद, इन सबको किसको क्या कहते हैं, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ज़रूरत लगती है इसकी डेफिनेशंस की सिंगल टर्म्स में, तो मैं लिखवा दूँगी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि जो हमारा बहुपद की अधिकतम घात होगी, ठीक है, जब एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाली, इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर बुक नहीं है तो इसे एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या अगर आप जहाँ सवाल करते हैं कॉपी में नोट ही कर लीजिए तो बेटर है। कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी कि कोई भी अगर बहुपद दे रखा है, जैसे ये बहुपद आपको दे रखा है, तो इसमें जिस पद में चर की जो अधिकतम घात होगी वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल जो था, ठीक है, इसमें क्या है आपका, इसकी घात क्या 7 है। इस पूरे बहुपद की घात यही कहलाएगी 7, क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्या है? इसमें अधिकतम घात है 7। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें y की सबसे बड़ी पावर है 6,
तो इस बहुपद की घात क्या हो गई 6। यह शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। मतलब अगर कोई ऐसा बहुपद है जिसमें घातें 0 है, ठीक है, शून्येतर अचर वाला है, तो उसकी बहुपद की घात 0 हो जाएगी। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है x की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 है। तो अभी हमने पढ़ा है कि बहुपद में जिस चर की घात अधिकतम होती है वही पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा x की पावर क्या है, यहाँ पे तो x की पावर 0 है 3 के साथ, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, सबसे ज़्यादा कहाँ यहाँ है x की पावर 5, यानी इसका यही हो गया उत्तर। ये देखो चर का अधिकतम घातांक 5 है, तब बहुपद की घात 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कहाँ पे, 2y की पावर 8 में। तो देखो अधिकतम घातांक क्या होगा इसका 8 होगा, ये हो गया आंसर। ऐसे तीसरे में दे रखा 2x। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो ये शून्योत्तर वाला आ गया है तुम्हारा। यहाँ पे x की पावर क्या है 0 मल्टीपल, पता है जहाँ पे एक अंक अकेला होगा, जहाँ पे अचर संख्या केवल दे रखी है, तो वहाँ पे चर की घात 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा क्या उत्तर, आपका बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पे 0, और ये 0 ही हो गया इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट इस टाइप का समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुपदों पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5 और क्यू वाई इज इक्वल्स टू 2y, आर टी बराबर टी प्लस √2 और एस यू बराबर 3 माइनस यू को लीजिए। क्या इनमें कोई सर्वनिष्ठ तथ्य देखने को मिलता है? इनमें प्रत्येक बहुपद की घात 1 है, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, इनमें ये कॉमन है कि x की पावर 1 यहाँ पे भी है अधिकतम, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे u की पावर 1 है। कोई 2, 3 क्यूबिक में नहीं आ रहा है। अब क्या है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलीनॉमिनल कहा जाता है। लीनियर पॉलीनॉमिनल कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। यानी अभी हमने अधिकतम बहुपद की बात करी थी, अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे बहुपद जिनमें जो चर संख्याएं होंगी, चर जो होंगे हमारे, उनकी अगर घात 1 ही है तो उन्हें हम रैखिक बहुपद कहेंगे। आगे ये भी पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन रैखिक बहुपद है। तो जिसमें क्या होगा, घात 1 होगी, यानी एक घात लिखी नहीं जाती, इसलिए सिंगल x, y, z के फॉर्म में लिखा होगा, वो क्या है, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक चर में कुछ और रैखिक बहुपद 2x माइनस 1 √2y प्लस 1 और 2 माइनस यू है। अब क्या x में 3 पदों वाला रैखिक बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं? तो हम एक ऐसा रैखिक बहुपद ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि x में एक रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद हो सकते हैं, ठीक है। x में कोई भी बहुपद रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में होगा, और a और b क्या होंगे, अचर होंगे, यानी कि कोई संख्याएं होंगी, कोई अंक होंगे, और a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसी प्रकार a y प्लस b y में एक रैखिक बहुपद होता है। यानी कि जो त्रिपद वाले बहुपद होते हैं उनमें ये बात नहीं आती है। रैखिक किसमें आता है, सिर्फ 2 में ही आ सकता है, 3 में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक चर होता है, एक अचर लेते हैं। अगर हम 2x प्लस x प्लस 1 लिखेंगे तो हम x के साथ x को सॉल्व कर लेंगे, तो ये तो 3x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम, और अगर हम x स्क्वायर ले लेंगे तो ये रैखिक नहीं रह जाएगा। तो इसलिए रैखिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये सिर्फ द्विपद वाले में ही होते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप निम्नलिखित बहुपदों को लीजिए। अब ये बहुपद हमने इतने ले लिए हैं। अब इसमें क्या है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऊपर दिए गए सभी बहुपद घात 2 वाले हैं? देखो है ऐसा कुछ, 2x स्क्वायर प्लस 5 में भी x की पावर 2 है इस पूरे बहुपद की। ऐसे ही इसमें क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में भी x की अधिकतम घात 2 है, यानी बहुपद का जो अधिकतम घात है वो 2 है। ऐसे इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये में तो इसमें हो गया एक्स स्क्वायर, और इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी घात किसकी, सब बहुपद की घात 2 है। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे रैखिक एक घात वाला बहुपद, अभी एक पद द्विपद और त्रिपद पढ़ा था, वैसे ही एक घात वाला बहुपद हो गया, द्विघात वाला बहुपद हो गया ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं, सेम वैसी ही बात है, ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं। क्या आप एक चर में 4 अलग अलग पदों वाले एक द्विघाती बहुपद को लिख सकते हैं? एक चर में 4 अलग अलग पदों वाले द्विघाती बहुपद, आप देखेंगे कि एक चर में एक द्विघाती बहुपद के अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। यदि आप कुछ और द्विघाती पद बना सकते हैं तो आप पाएंगे कि x में कोई भी द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होगा। a इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 और a b c क्या है, अचर हैं। इसी प्रकार y में द्विघाती बहुपद ay स्क्वायर
प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब ये है कि कोई भी द्विघाती बहुपद के रूप में होगा तो वो क्या होगा, एक त्रिपद हो सकता है ना, त्रिपद हो सकता है। लेकिन द्विघाती बहुपद का रूप कुछ इस तरीके से होता है, ये कह रहा है ये। और ए क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और ए बी सी क्या है, अचर है। ए बी सी की जगह कोई नंबर होगा आपका 2 3 4 5 जो कुछ भी हो। और एक्स वाई जेड ए वाई एक्स वाई जेड के फॉर्म में, ठीक है। अब 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमिनल कहा जाता है। यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, रैखिक या एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद, ठीक। एक्स में एक त्रिघाती बहुपद के कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्यूब लगा दिया अब इसने, 4x क्यूब। ये क्या है, ये वैसे तो ये एक पदी है ना, बहुपद के फॉर्म में ये एक पदी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये त्रिघाती है। तो पद एक है इसलिए एक पदी है, लेकिन घात 3 है इसलिए त्रिघाती है। घात और पद में अंतर है, ठीक है। पद मतलब पता है मैंने, स्टेप जितने भी होंगे उसमें, तो ये एक ही संख्या इसमें है ना, 4x क्यूब, ये एक ही पद है तो ये एक पदी है। और कितना घाती है, तो त्रिघाती, क्योंकि अधिकतम घात क्या है, 3 है, 4x क्यूब लिखा है इसलिए, ठीक है। तो ये एक पदी और तीन घाती हो गया। ऐसे त्रिघाती, ये भी है त्रिघाती, ये भी त्रिघाती है, देखो 3 है घात अधिकतम, अधिकतम घात इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसलिए अधिकतम घात 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती बहुपद है। इसी तरीके के कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। अब आपके विचार में एक चर में त्रिघाती बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो एक सीक्वेंस चलता है, जैसे एक्स क्यूब होगा प्लस, अब एक क्यूब से कम होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस स्क्वायर से कम होगा तो सिंगल एक्स प्लस एक अचर संख्या। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं। एक त्रिघाती में अधिकतम 4 पद हो सकते हैं, इनके रूप में लिख सकते हैं। अतः ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 और ए बी सी और डी क्या होंगे, अचर होंगे, ठीक है। अब देखो, अभी आपने देखा कि घात 1 और घात 2 या घात 3 वाले बहुपद देखने में लगभग समान ही लगते हैं। तो क्या आप एक चर में घात n वाला एक बहुपद लिख सकते हैं, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। एक चर x में घात n वाला बहुपद निम्न प्रकार का व्यंजक होता है। देखो अगर पावर n लगा दें, हमें नहीं पता है कि कितनी घात है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, a n x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। देखो अब A0 A1 A2 A3 जो होंगे AN तक, यानी n मतलब हो गया कि हमें ज्ञात नहीं है कहाँ तक गया है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ अचर होंगे और AN भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। विशेष रूप में यदि a की पावर 0, मतलब a की पावर 0 नहीं, सॉरी, इसको A0 बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम A0, a की पावर 0 मतलब ऊपर लग जाएगा, इसको बोलेंगे A0, ठीक है। तो A0 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, यानी कि ये सब अगर एक बराबर है, ठीक है, सब एक बराबर है और ये सब 0 के बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अचर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शून्य बहुपद कहेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ 0 प्राप्त हो जाएगा, जिससे 0 से प्रकट करेंगे तो इसे हम शून्य बहुपद कहेंगे, हमें शून्य बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो ये शून्य बहुपद की घात को कोई परिभाषा नहीं दी गई है, कोई परिभाषा नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, अभी तक हमने केवल एक चर वाले बहुपदों के बारे में अध्ययन किया है। अब हम एक से अधिक चरों वाले बहुपद भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। यहाँ चर एक्स वाई और जेड हैं, तीनों चरों का प्रयोग किया गया है, ये एक्स ये वाई और यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ गए हैं। 3 चरों में एक बहुपद है, ठीक है, 3 चरों में क्या है, एक बहुपद है। इसी प्रकार पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 10 प्लस आर, जहाँ पे पी क्यू और आर क्या है, चर हैं, पी क्यू आर क्या है, चर हैं। और यू क्यूब प्लस वी स्क्वायर, जहाँ पे यू और वी भी एक चर है। क्रमशः 3 चरों और 2 चरों वाले बहुपद हैं। इस प्रकार के बहुपदों का विस्तार से अध्ययन हम बाद में करेंगे, यानी अभी हमें इसके बारे में नई जानकारी करनी है। तो अभी तक मैंने जितना बताया, शून्य बहुपद क्या होता है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, ठीक है, और एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती क्या होता है, तो ये सारा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो आपको वो दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, तो हमारा पहला ये इसमें कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें आपको ये बताना है कि पहली बात तो एक चर में बहुपद होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात कि एक चर में बहुपद हो, कौन कौन से हैं ये हमें बताना है। एक चर भी होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए, ठीक है, एक चर वाला बहुपद होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें क्या है, इसमें चर जो है आपका सिर्फ x चर का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये एक चर वाला है। ठीक है, एक चर वाला है। दूसरी बात है, इस बहुपद में घात क्या है, x की घात 2 है, x की घात 1 है, जो क्या है, जो आपका धनात्मक पूर्णांक है घात। ठीक है, इसलिए क्या है, ये एक चर वाला बहुपद होगा, बहुपद है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है। देखो फिर से बात समझो, एक चर से क्या मतलब है। एक चर का मतलब मैंने बताया, जैसे XYZ क्या होते हैं, आपके चर होते हैं। XYZ वगैरह आपके चर हैं, ये जो अंकों के पीछे लगे हुए हैं ये आपके क्या है, चर हैं। अब ये चर एक ही जैसे होने चाहिए पूरे बहुपद में, तो ये एक चर वाले बहुपद कहलाएंगे। तो ये इन सब में क्या है, एक्स चर का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक चर वाले बहुपद होंगे। ठीक है, यही इसका उत्तर है, यही इसका कारण बता दिया मैंने। ठीक है, इसका उत्तर इसी तरीके से है कि दिए गए बहुपद में चर एक समान है, अर्थात ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आई। और क्यों है बहुपद भी है पूरी तरीके से, क्योंकि इसकी जो x की पावर है वो क्या है, आपकी सारी की सारी धनात्मक पूर्णांक हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड वाला है y² प्लस √2। ठीक है, y² प्लस √2। तो इसमें जो हमारा y है, तो जो y है ना, y क्या है, एक ही चर है इसमें, और यानी कि √2 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, √y, और सॉरी y की पावर 0। तो हमारा एक ही चर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये एक चर वाला बहुपद हो गया पहली बात। तो दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 है यानी 2 क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये धनात्मक लिखा है, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये भी आपका एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। तो ये भी आपका एक चर वाला बहुपद है, यानी एक चर में बहुपद ये भी है। ठीक है, तो पहला वाला भी है, दूसरा वाला भी है। अब तीसरा वाला देखते हैं। तो ये तीसरा वाला कहता है 3√t प्लस t√2। ठीक है, 3√t प्लस t√2। इसमें क्या होगा, देखो इसमें बात करते हैं। तो पहली बात तो ये एक चर वाला है। ठीक है, ये एक चर वाला है क्योंकि इसमें एक चर सिर्फ t का प्रयोग किया गया है, सिर्फ t चर का प्रयोग किया गया, तो ये एक चर वाला है बहुपद। लेकिन अगर बात करो इसकी कि ये पूरा बहुपद है या नहीं है, तो इसमें क्या है, 3√t है, यानी कि जो t है इसकी पावर क्या हो गई, 1/2। t की पावर क्या हो गई, 1/2, क्योंकि ये अंडर रूट में है। और 1/2 क्या होता है, कोई भी जो है पूर्णांक नहीं होता है। 1/2 पूर्णांक नहीं कहलाता है, पूर्णांक नहीं होता है, इसलिए इसे हम एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे, इसीलिए हम इसे एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे। तो ये आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने कारण बता दिया, क्योंकि t की पावर क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा है, धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक होना आवश्यक है, जो कि नहीं है तो ये इस शर्त को पूरा नहीं करेगा, इसलिए एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। चलो इसको देखते हैं। तो y प्लस 2/y, अगर इसको देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा तो y क्या है, y एक तरीके से आपका एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद है, लेकिन अगर यहाँ पे y की पावर देखें तो y की पावर क्या आएगी, तो इसमें y के, अगर हम y को ऊपर लेके आएंगे, हमने पढ़ा है जब बटे में कोई एक संख्या होती है या कोई भी XYZ कुछ भी होगा, तो उसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा y प्लस 2, ये हो जाएगा y की पावर -1। तो यहाँ पे y की घात क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और -1 कोई भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आपने समझा दोस्तों कि ये इसीलिए क्या रहेगा, ये भी एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा, चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये फोर्थ वाला भी आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब देखते हैं फिफ्थ वाला इसका।
तो इसका फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, फिफ्थ वाला आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। ठीक है, इसमें देखो तो अगर हम बात करते हैं, x की पावर 10 दे रखी है प्लस y की पावर दे रखी है 3 प्लस t की पावर दे रखी है 50। तो ये क्या है, ये एक धनात्मक पूर्णांक तो है इनकी घातें। ठीक है, इस शर्त को तो ये पूरा कर रहा है। लेकिन क्या यह एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद का मतलब क्या होता है? मैंने बताया जी, बहुपद में एक समान चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x चर भी है, y चर भी है और t चर भी है। तो ये एक चर में बहुपद तो नहीं है, यानी कि ये क्या एक चर में बहुपद नहीं होगा ना। तो ये इसका उत्तर क्या होगा कि ये नहीं है। कारण बता दिया मैंने। तो इस तरीके से हमने पाया कि ये हमारा क्या है, एक चर वाला बहुपद है, ये भी हमारा एक चर वाला बहुपद है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। तीनों के कारण, क्योंकि इसकी पावर क्या है -1/2, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए नहीं है। इसकी पावर क्या है y की पावर -1, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, और इसकी क्या है, इसमें एक चर नहीं है, इसमें तीन तीन चर हैं, अलग अलग है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं कहलाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें किसका गुणांक बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक देखो, गुणांक का रियल मीनिंग क्या होता है? गुणांक। अगर इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? गुणा प्लस अंक, है ना, या गुण प्लस अंक। तो जो गुणा होगा, जो अंक गुणा होगा किसी के साथ, ठीक है, वैसे तो होता है इसका संधि विच्छेद गुण प्लस अंक, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे दो भागों में तोड़ूंगी। गुणा प्लस अंक, यानी वह अंक जो इसके साथ गुणा हो रहा होगा वही इसका क्या होगा? गुणांक होगा, है ना, वही इसका क्या होगा? गुणांक होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? अब देखो यहाँ पे तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, यानी हमें बताना है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मल्टीप्लाई में। तो एक्स के साथ यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में? 1, वो भी प्लस का, यानी कि एक्स का यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा। यही क्या हो गया? 1 हो गया आंसर। ये फर्स्ट वाले का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसी में सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए -1 इंटू एक्स स्क्वायर जब हम करते हैं तभी तो माइनस का एक्स स्क्वायर आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1। यहाँ पे -1 होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला क्या कहता है? थर्ड वाला कहता है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इसमें भी एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या जगह? यहाँ पे दे ही रखा है साफ साफ π/2 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणनफल किससे है? π/2 से, यानी कि इसका गुणांक क्या होगा? π/2। यही हो गया आंसर, है ना, यही तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? तो फोर्थ वाला कह रहा है √2 - 1, √2x - 1। ठीक है, √2x - 1। अब इसने तो प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने को कहा है ना, इसमें तो एक्स अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स की पावर तो हो जाएगी 0 यहाँ पे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? 0 उत्तर आएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है तीसरा वाला आपका। तीसरा प्रश्न है कि 35 की घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदे का एक उदाहरण दीजिए। बहुत सिंपल है। देखो इसे क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसा द्विपद बताना है जिसकी घात क्या हो? 35 हो। जैसे कि x की पावर, यानी क्या होना चाहिए? 35 होनी चाहिए। ठीक है, x की पावर होनी चाहिए 35, लेकिन केवल x की पावर 35 लिखेंगे तो ये क्या हो गया? एक पद बन गया। अब हमें बनाना क्या है? 35 की घात का द्विपद बनाना है, यानी कि x की घात 35 के साथ कुछ एक और पद ऐड करना चाहिए। तो हम प्लस करके 1/2 या 1/3 या 1/4 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया? ये 35 की घात वाला एक द्विपद बन गया। सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा है 100 की घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 100 की घात का एक पद, यानी कि x की घात क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। बस एक पद भी है और इसकी घात भी 100 है, यही हो गया आंसर, x की घात 100। देखा कितना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। पहला है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें बहुपद की घात अधिकतम क्या होगी? तो देखो पहले वाले में बहुपद की अधिकतम घात क्या है? x की घात सबसे ज़्यादा किसमें? 5x³ में। ठीक है, 5x³ क्या है? सबसे अधिक घात वाला एक पद है इस पूरे बहुपद का। तो यानी बहुपद की घात क्या होगी? 3। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी? 3 होगी और यही होगा आपका आंसर। 3 क्या है? बहुपद की घात है। 3 बहुपद की घात। इस आंसर को अपने लिखते कैसे? देखो, इस आंसर को लिखने का तरीका ये है कि दिए गए बहुपद में अधिकतम घात वाला पद 5x³ है, अतः बहुपद की घात 3 होगी। ठीक है, बहुपद की घात 3 होगी। 3 ही इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाला हमारा कह रहा है 4 y²। तो 4 y² में एक ही आपको पद दे रखा है, क्या है? y²। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात क्या होगी? y की 2। ठीक है, -y² है मानते हैं, लेकिन घात तो प्लस में है ना, इसलिए जो बहुपद की घात होगी वो 2 होगी। बहुपद की घात 2 हो गई। तीसरे वाले में देखो, थर्ड वाले में तो ये 5t - √7, 5t - √7। तो थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में है t की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, t की पावर है 1 और सब 5t की पावर है 1, यानी कि इस बहुपद की घात क्या हो गई? 1। यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ वाला क्या है? सिर्फ 3 दे रखा है और 3 के साथ क्या है? मल्टीपल में, यानी हमने पढ़ा था भी, जब सिर्फ एक संख्या दे रखी होगी तो 3 के साथ क्या है? x की पावर 0, यानी इस बहुपद में जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी? 0 होगी और इसका आंसर होगा 0। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखो, ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बताना है आपको। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि रैखिक क्या होगा? जिसकी घात 1 होगी, और द्विघाती जिसकी अधिकतम घात 2 होगी, और त्रिघाती जिसकी अधिकतम घात 3 होगी। तो चलो हम इसे देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें फर्स्ट वाला कह रहा है x² + x। x² + x में क्या होगा? देखो, फर्स्ट वाले में x² + x, यानी x की अधिकतम घात कितनी है? x² + x में अधिकतम घात बहुपद की क्या है? x की 2, यानी बहुपद की घात क्या है? 2, और जिस बहुपद की घात 2 होगी वो क्या कहलाएगा? द्विघाती कहलाएगा। ठीक है, द्विघाती, यानी फर्स्ट वाला क्या हो गया? द्विघाती हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला क्या है? x - x³। अब इसमें क्या है? x की पावर 3 है, सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 3 है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? त्रिघाती। 3 है तो त्रिघाती है ना, 3 से ही 3 हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या है? y + y² + 4। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे अधिक घात 2 है। सबसे अधिक घात क्या है? 2 है, तो ये भी क्या हो गया? द्विघाती हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है? फोर्थ वाला है 1 + x, यानी x की पावर क्या है? 1 है, सबसे अधिकतम घात 1 है। एक घात जिसकी होती है बहुपद की वो क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। यानी फोर्थ वाला क्या हो गया? रैखिक हो गया, रैखिक। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है 3 × t। ये तो एक पद वाला बहुपद है ना, एक पद वाला बहुपद है और t की पावर भी क्या है? 1 ही है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक कहलाएगा। पांचवा वाला भी रैखिक कहलाएगा। अब बात करते हैं छठे वाले की। तो छठा क्या है? r²। 6 वाला है r², और ये 6 वाले का भी आंसर यहाँ पे सेम ही रहेगा कि घात क्या है? स्क्वायर है, यानी कि 2 है, तो ये 6 वाला भी द्विघाती कहलाएगा। अब सेवन्थ वाला क्या है? 7x की पावर 3। 7x की पावर 3, यानी कि ये जो सेवन्थ वाला होगा ना, ये भी क्या हो गया? त्रिघाती, क्योंकि बहुपद की अधिकतम घात 3 हो गई। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि यहाँ पे किसका आंसर क्या होगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो इसकी अधिकतम घात क्या है? पहले वाले की द्विघाती है, दूसरे वाले में त्रिघाती है, तीसरे वाले में द्विघाती है, चौथे वाले में रैखिक, पांचवा भी हो गया रैखिक, छठा हो गया द्विघाती और सातवां हो गया त्रिघाती। तो इसी तरीके से इन सबकी घातें यहाँ पे निश्चित हो गई हैं।
तो इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट कर ली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कर लें। और हाँ, इसके साथ में ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लास डाली जाए तो वो पता चल जाए। इसके साथ ही जिसने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.6 तक नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ सकता है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आपको पूछनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है और सभी के लिए खुला रहता है, तो कोई भी कभी भी कमेंट करके क्वेश्चंस, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकता है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं जा रहे हैं, तो आप भी अपनी ईमानदारी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट में क्लास में हम 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत सभी को।